को, कंट्री को एक रिस्पॉन्सिबल वेतन दे रहे हैं ताकि वो पूरा का पूरा ड्राइव कर सके हमारा फ्यूचर। तो श्रवण भाई और जॉली को मैं यहाँ पे आमंत्रित करता हूँ। जॉली आइए। जॉली ने मुझे आमंत्रित किया है और मैं उनको आमंत्रित करूंगा। So thank you Jolly for inviting me to Voices. It's been a wonderful experience. It's been really wonderful. I'm like thankful. Please take come Kashmir and Shaw. We have 40 minutes and we are so many. 3 दिन में ये तो पता चला हम सबको कि प्राइमरीली हमारी जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो यूथ सेंट्रिक हैं, उनके लिए है। इंडियन यंग लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी हमारे जो ड्रीम इंडिया कैंप, लाइफ कैंप, लव कैंप, लाइफ क्लास, लव क्लास, ये सारे हमारे जो प्रोग्राम्स हमने लॉन्च किए हैं, they are covered under this head that we इंडियन यंग लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। पिछले साल में, यानी हर साल काफ़ी कुछ होता रहता है, पिछले साल में हमने जो मेजर हाईलाइटिंग काम किया है वो हमारा हुआ है कश्मीर में। जो हमने लाइफ कैंप किए, श्रवण भाई ने ड्रीम इंडिया कैंप में बहुत बड़ा उनका पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है और उनकी वजह से जो भी हुआ है उनकी बात वो बताएंगे। इसके अलावा केआर श्रॉफ फाउंडेशन के 2 मित्र हैं, उन्होंने भी बहुत अमेजिंग काम किया है। ये मयूर भाई तो काफ़ी अरसे से करते आ रहे हैं, और गोपिका जी ने सूरत में लाइफ कैंप्स किए। तो वी ऑल विल शेयर अवर इंटरनल जर्नी, व्हाट वी गॉट while we were doing the programs, what we all achieved through this program that we want to share. थोड़ा सा ब्रीफ ऐसा करती हूँ कि जब हम एक्चुअली में गए थे बारामूला में 10 दिन का ड्रीम इंडिया कैंप करने, फ्रेंडशिप कैंप करने, बट सिचुएशन ऐसी आ गई कि वी एंडेड अप डूइंग वंडरफुल। बच्चों के साथ में हमने 2 अलग अलग बारामूला में हमने 2 कैंप्स करे, जिसमें स्कूल से सहज और कहाँ गई हमारी सुमन, सहज, सुमन एंड वन मोर पर्सन, हाँ ओके, दिलबीर जी ने हमारे साथ में फैसिलिटेट किया था एक लाइफ कैंप, और उसके बाद में सीधा ही 2 दिन के बाद में उन्होंने खुद एक कैंप अलग से जाके बच्चों को तैयार करके पूरा फैसिलिटेट किया था उनकी ये बच्चों की टीम के साथ में, जिन्होंने इन बच्चों के साथ में लर्न किया था कैंप में। यानी इतना सारा सब फास्ट टाइम में हुआ था कि देयर वाज नो ऑप्शन बट टू क्विकली लर्न, जंप, जो सीखा उसको फटाफट अप्लाई करना, एंड इट वाज अ वेरी हार्ट वार्मिंग एंड फास्ट एक्सपीरियंस। तो हम उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। सहज, शुरू करें आपसे। हेलो एवरीवन। हेलो। जब मुझे पहली बार पता चला कि मैंने कैंप पे जाना है तो मेरे माइंड में सिर्फ इतना था कि कैंप मीन्स एडवेंचरस प्लेस, जहाँ सुबह ट्रैकिंग के लिए जाना होगा, शाम को लेट नाइट तक लेक्चर्स होंगे। पर जब मैं लाइफ कैंप में आई तो मेरा बिल्कुल नज़रिया ही बदल गया कि लाइफ कैंप क्या, मतलब मैंने कैंपिंग की डेफिनेशन क्या सोची थी और क्या है। लाइफ कैंप से मैंने काफ़ी सारी चीज़ें सीखी। जब हमारी डिबेट हुई तो हमें उसमें इतना पता चला कि अगर हम आगे वाले बंदे को वो बोलता जा रहे हैं, हम भी बोलते जा रहे हैं, ना वो सुन रहे हैं हमारी, ना हम सुन रहे हैं। इससे पहले अगर हमें गुड स्पीकर बनना है तो हमें पहले गुड लिसनर बनना पड़ेगा। अगर हम गुड लिसनर हैं तो हमें गुड स्पीकर हम ऑटोमेटिकली बन जाएंगे। और पहले हमें सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए ले जाते थे, मेडिटेशन मॉर्निंग वॉक। जब हम पहले दिन के हम बोलेंगे ये खुद से बात कैसे करेंगे, हम अपने साथ भी कोई बात कर सकता है? नहीं, हम फ्रेंड से बात कर सकते हैं, क्लासमेट से बात कर सकते हैं, खुद से कौन बात करता है? बट जब हम आगे चलते गए, दीदी ने बोला बस आप नोटिस करो नेचर की वॉइसेस को और अपने मन से जो भी है वो लिखते जाओ। तो मैं चलती गई, फिर मेरे को समझ आया नहीं, जैसे बेस्ट कंपनी है वो खुद के साथ ही है, सबसे अच्छी कंपनी जो है वो हमारे साथ ही है। दूसरी बात, हमने एक गेम भी खेली चाइनीज विस्पर, जिसमें हमने सीखा कि हम क्या बात कहते हैं और वो कहाँ पहुँच जाती है, थोड़ी टूट जाती है, कोई कुछ पॉइंट्स जुड़ जाते हैं। तो अक्सर मेरी फ्रेंड से इसी बात पर लड़ाई होती थी कि वो मेरे बारे में ये कह गई, मैंने उसके बारे में ये कह दिया है। बट जब मैंने कहा नहीं होता था ना, उसने मेरे बारे में कुछ कहा होता था, बट लड़ाइयाँ तो होती थी।
फिर हमने उसके बाद क्या कि हम डायरेक्ट जाकर उससे पूछने लगे कि तूने ये बात कही है। वो बोले नहीं यार, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। तो वो गलतफहमी आ जाती थी। तो आज के बाद फिर हमने क्लास में बैठ के सबने डिसाइड किया कि जो भी बात होगी किसी तीसरे को नहीं कहेंगे, जिसकी बात होगी उसके मुंह पे जाके कहेंगे, चाहे वो बुरी लगे, चाहे वो गंदी लगे, चाहे या अच्छी लगे। तो यही सब मैंने सीखा। थैंक यू। Good evening. Good evening. Firstly, I introduce myself. I'm Ruxana from Kashmir. So firstly, I'm grateful for Adik Bhai because he gave me the chance to attend the OSS camp. He's one of great person. I think like that because he opened the hostel in Kashmir for girls' education, for girls' safety, and I'm thankful to OSS camp because they gave me the chance to share my personal views in front of you peoples. So लाइफ कैंप से पहले मुझे ऐसा लगता था कि मतलब हमेशा मैं नेगेटिव रहा करती थी कि जैसे एक इंसान को पॉजिटिव रहना चाहिए और अपनी लाइफ भी वैसे गुजारनी चाहिए, लेकिन मुझे लगता था मैं वो पर्सन हूँ जो हमेशा नेगेटिव में रहती थी, हमेशा नेगेटिव सोचती थी। कोई मेरे भला ना वो मेरी भलाई के लिए सोचता था, लेकिन मैं हमेशा ये सोचती थी कि नहीं यार, ऐसा क्या मेरी लाइफ के साथ, ये क्यों मेरे साथ ऐसा कर रहा है। तो मेरी लाइफ मेरे को पता है मेरे को कैसे जीनी है, तो ये क्यों मेरी लाइफ में इंटरफेयर कर रहा है। तो मेरे फ्यूचर के बारे में अगर वो मुझे कुछ बोलता था तो भी मुझे बहुत बुरा लगता था और मैं नेगेटिव उसके बारे में सोचती थी। लेकिन आफ्टर लाइफ कैंप मैंने ये रियलाइज किया कि हर एक किसी के बारे में बुरा नहीं सोचता, वो किसी की लाइफ बनाना चाहता है, वो उसके फ्यूचर के बारे में सोचता है। तो तब से मुझ में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आई और अभी मैं हर एक के बारे में पॉजिटिव सोचती हूँ। और लाइफ कॉन्फिडेंस, अगर एक इंसान के अंदर लाइफ कॉन्फिडेंस होगा ना, वो पता नहीं कितना भी मुश्किल काम होगा ना, तो अगर उसके अंदर लाइफ कॉन्फिडेंस होगा ना तो वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी हर एक काम कर सकता है अगर उसके अंदर लाइफ कॉन्फिडेंस। अगर लाइफ कॉन्फिडेंस नहीं है तो वो कुछ भी नहीं कर सकता है। अगर छोटा सा काम होगा वो बिल्कुल ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको पता है कि मेरे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस है ही नहीं, तो मैं कैसे कर पाऊंगा। तो मैं वो लड़की थी जिसके अंदर बिल्कुल ही सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं था, बिल्कुल ही मैं किसी के साथ अपनी बातें नहीं शेयर कर पाती थी, किसी को बोल ही नहीं पाती थी। लाइक स्कूल पे स्टेज पे उठना, क्लास में डेमो देना, ये बिल्कुल ही मेरी बस की बात नहीं थी। लेकिन लाइफ कैंप के बाद मैंने सेल्फ कॉन्फिडेंस सीखा कि एक इंसान को कॉन्फिडेंस कैसे, मतलब अपने आप को कैसे दूसरों को दिखाना है कि हाँ मुझ में है सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड आई डू एवरीथिंग इन माई लाइफ। तो मैंने लाइफ कैंप के बाद मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस मुझ में बहुत बढ़ गया है और अभी मैं सबके सामने बोल भी सकती हूँ। सो थैंक यू OSS कैंप एंड स्पेशली विरल भाई एंड जॉली जी बिकॉज दे लर्न सो मेनी थिंग्स। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम खुशबू है, मैं BFF से हूँ। तो मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ अदीप भाई के लिए जिन्होंने मुझे चांस ये मतलब कि OSS से मिलाया। तो उनको मैं अपना पहला बाप समझती हूँ। तो मैंने लाइफ कैंप से क्या सीखा? मैंने लाइफ कैंप से सीखा खुश रहना, जो मैं पहले नहीं होती थी। मैं पहले बहुत उदास रहती थी, किसी के साथ अपनी स्टोरी शेयर नहीं करती थी, अपना किसी के साथ रहना नहीं होता था, मेरा उठना बैठना मेरा सब डिसेंट होता था। मैं किसी के पास नहीं मैं किसी को प्यार दे पाती थी, नहीं मैं किसी का प्यार ले पाती थी। तो मुझे बहुत सारे प्यार देते थे मगर मैं ले नहीं पाती थी। मैं बोलती थी कि शायद बचपन से मुझे प्यार नहीं मिला तो बड़े होकर कौन सा प्यार मुझे मिले। तो फिर मैंने लाइफ कैंप किया। तो उसके बाद मुझे प्यार करने की एक ताकत आ गई कि हाँ मैं अगर मुझे कोई प्यार दे रहा है तो लो। तो मुझे लगता था कि मैं किसी की फेवरेट स्टूडेंट ही नहीं हूँ। तो उन्होंने एक हदीसा मैम है जिन्होंने मुझे हौसला बढ़ाया कि आप मेरी फेवरेट स्टूडेंट हो। मुझे खुद पर प्राउड फील होता था। तो मैंने शायद मैं नहीं होती थी अगर मैंने लाइफ कैंप का ये मतलब कि प्यार मतलब कि उनका प्यार नहीं लिया होता। मैंने उनके साथ पूरी स्टोरी शेयर की। पहले 2 दिन चुप करके बैठी, फिर तीसरे दिन पूरा शेयर किया। तो दूसरी बड़ी बात, मैं बचपन से आज तक लाइफ कैंप तक मैं कभी अपने पापा से नहीं मिली थी, मतलब कि दूसरे पापा के साथ। तो पहले तो अदीप भाई थे, तो दूसरे पापा जिन्होंने मुझे जन्म दिया था, उनसे मैं बचपन से तब तक नहीं मिली थी। तो लाइफ कैंप के बाद मुझे हौसला आया कि मुझे खुश रहना है, मुझे उनके साथ भी मिलना चाहिए, उनके साथ भी बात करनी चाहिए। और वो हैंग हो गई, क्या ये मेरी बेटी है? मैंने बोला हाँ आपकी बेटी हूँ। बोला मैंने तो बचपन से आज तक देखा ही नहीं,
मैंने बोला मैंने भी कौन सा देखा, ये मुझे एक और वो बहुत ग्रेट, उनको मैंने आपके बारे में बोला, मतलब कि ऐसे OSS से लाइव कैम्प किया था मैंने, तो उनको देखकर मुझे हौसला बढ़ा, तो बहुत खुश हो गए, बहुत दुआएं उन्होंने दी। तो मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ OSS कैम्प के लिए, और मैं एक इंसान के लिए भी बहुत ग्रेटफुल हूँ जिनके साथ मैं मिली। उन्होंने मुझे बोला, मैंने उनको बोला आपको क्या बनना है, उन्होंने मुझे बोला जो इंसानों के दरमियान एक बॉर्डर होता है, मैं उनको मतलब कि दूर करना चाहता हूँ, मतलब कि बॉर्डर्स नहीं रखना चाहता हूँ इंसान के बीच में, और उनका नाम जय भाई है। और मैं विरल भैया और जॉली दी के लिए बहुत ग्रेटफुल हूँ, चाहे वो शायद वो नहीं होते अगर मैं खुश नहीं रह पाती कभी भी लाइफ में। थैंक सो मच। Hello everybody. Hello. As you know, I'm Adnan. तो इस साल ये हुआ कि 2017 में तो DIC किया था, तो I was sort of beneficiary, participant. तो इस साल डायरेक्टली लाइफ कैंप को फैसिलिटेट करना पड़ा। जब मैंने पहले लाइफ कैंप लिया, I was just observing over there. तो जैसा कि मैम ने बोला, हमारा चेंज हुआ तीन शिफ्ट्स में, फिर एक DIC लाइफ कैंप में। तो 1 घंटे पहले तक I was a beneficiary, तो 1 घंटे में को फैसिलिटेटर, that was a turning point. एक थिंकिंग, एक माइंडसेट का अपलिफ्टमेंट होना। अभी तक कुछ ऐसा माहौल था कि मुझे सुना जा रहा था, मुझ पे वर्क किया जा रहा था। अभी डायरेक्टली किसी और पे वही काम करना है, ना कि वो एक पे, बट वो एक पूरे ग्रुप पे। तो लाइफ कैंप में आई वाज गिवन अ वर्क कि आप स्टार किड्स चुनो। क्या करूं, कैसे? तो एवरी टाइम विरल भैया हैज बीन अ बैकबोन टू मी इन एवरी सेक्टर। एक लेवल जब हुआ, एक ही दिन में अप्रेप्ट करना था, एक ही दिन में चेंज करना था, so वो सॉर्ट ऑफ फीलिंग नहीं आती है यू आर रिस्पॉन्सिबल नाउ फॉर समथिंग। तो उस सॉर्ट का हुआ। फिर एक एक बच्चे के एक ही टाइम में 30 बच्चों पे नजर रखना, किसमें क्या चीज है, who is going to be the next leader, किसमें वो स्पार्क जैसी ढूंढनी होती है। तो मुझे वो काम दिया गया। होप इट वाज गुड। आई एम ट्राइंग एंड आई एम लर्निंग। थैंक यू। Hi, good evening to everyone. Good evening. My name is आलिम। तो जिस तरह अदनान ने बोला कि हमने पहले लाइफ कैंप अटेंड किया और उसके बाद मैंने को-लर्नर भी किया दूसरा। तो मतलब लाइफ कैंप से मतलब मेरी चेंजेस क्या थी, मतलब उससे पहले मैं क्या था और उसके बाद मेरी चेंजेस कहाँ हुई। तो जब मैंने लाइफ कैंप अटेंड किया, मतलब जब जिस तरह इसने खुशबू ने बोला, रुखसाना ने बोला पॉजिटिव थिंकिंग, मतलब ये मतलब मुझे पता था वर्ड पॉजिटिव थिंकिंग एंड नेगेटिव थिंकिंग, बट मतलब नेगेटिव थिंकिंग तो पता था, मतलब कुछ बुरा बराबर बोलना है कि यही नेगेटिव थिंकिंग होती है। तो पॉजिटिव थिंकिंग मुझे समझ नहीं आता था व्हाट इज पॉजिटिव थिंकिंग, मतलब हम पॉजिटिव थिंकिंग किससे बोलते हैं ये पता नहीं चल रहा था। मतलब पॉजिटिव थिंकिंग हम कैसे पॉजिटिव थिंकिंग सोचते हैं। तो इस मतलब फिर जब हम लाइफ कैंप किया तो उसके बाद हम घर गए। तो फिर घर में एक सिचुएशन हुई कि जो मेरे बहन थी, मेरी 2 बहनें, एक 8th में पढ़ती है और एक 6th में पढ़ रही हैं। तो उसका थोड़ा सा उसका एक लड़की से अट्रैक्शन हुआ। तो मतलब मुझे छोटी बहन ने बोला ऐसी बात है, मतलब 5-6 दिन हो गए थे तो उसने मुझे बोला ऐसी बात है। तो मतलब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था व्हाट कैन आई डू, मतलब मम्मा को बोलूँ पापा को बोलूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो मतलब शाम का वक्त था, मैंने घर वालों को बोला मैं खाना नहीं खाऊंगा, सीधे कमरे में चला गया। और जैसे मैं कमरे में चला मैं सोचने लगा व्हाट कैन आई डू, मतलब मैं क्या कर सकता हूँ। अगर मैं घर वालों को बोलूँ शायद मम्मी इसे मारेगी, तो पापा को बोलूँगा वो तो हाथ पाँव तोड़ ही देंगे, ऐसा था। तो मैंने छोटी बहन को बोला और जो बड़ी बहन थी उसको मैंने एक दिन बात नहीं किया, कुछ भी नहीं, ना बोला कुछ, ना खाने का कुछ नहीं बोला। तो उसने छोटी बहन से बोला कि भाई मुझसे बात क्यों नहीं करे, तूने इसको कुछ बताया?
तो छोटी बहन ने मुझे चुपचाप से बोला कि उसने मुझे ऐसा कहा। तो फिर मैंने उसको बोला कि उसको मेरे कमरे में बुला, बड़ी बहन को। तो वो आई मेरे कमरे में और बोला क्या बात है। मैंने कहा, मैंने छोटी बहन से ऐसे सुना, उसने ऐसे कहा। उसने कहा नहीं मेरा तो नहीं है, क्योंकि जिस तरह मतलब वो गलती, मतलब जब हम गलती करते तो उसे एक्सेप्ट करना मतलब मुश्किल हो जाता है। उसी तरह उसके लिए भी हुआ कि मतलब मैं गलती को एक्सेप्ट नहीं करूँगी तो भैया को पता नहीं चलेगा। बट उसे ये पता नहीं था कि भैया को पता चल गया था। तो मैंने उसको बोला ऐसी बात है। उसने कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो मैंने उसको बोला अरे मैं मम्मी को बोलूँगा तो वो तुझे मारे, मतलब पीटेगी, सच बता क्या है। उसने फिर बोला हाँ ऐसा था। तो मैंने बोला अब क्या करना है तुझे, तू मुझे बता। फिर उसने बोला मैं नहीं करूँगी, अब मैं इससे दूर रहूँगी। फिर 1-2 दिन गए, मतलब मैंने उससे थोड़ा मतलब वो दूर ही रहा, मतलब उससे मतलब बात करना छोड़ दिया था। फिर मैंने मम्मा को बोला, मतलब मम्मा को मतलब उसको बोला कि मम्मा को पता नहीं है, अगर तूने किया तो मैं बोलूँगा। फिर मम्मा को बोला उससे तू कुछ मत बताना कि भैया ने कुछ बोला है। तो मैंने मम्मा को बुला के बोला मम्मा ऐसी बात थी। तो हमारे पापा थोड़ा मतलब उन्हें गुस्सा ज़्यादा आता है। तो मैंने मम्मा को बोला तू प्रॉमिस कर पापा को नहीं बोलेगी। उसने कहा कोई बात नहीं, तू बता क्या है। मैंने बोला ऐसा है। तो फिर उसने उसको मेरे कमरे में बुलाया, बड़ी बहन को बुलाया कि हाँ ऐसी बात है। उसने कहा हाँ। तो उसने फिर मतलब माफ़ी मांगी। तब मुझे समझ आया कि मतलब वो मतलब कैसे किया मैंने, जब मैंने जो ज्वाली दी ने वो जहरी की स्टोरी सुनाई थी हमें लाइफ कैंप में कि वो पॉजिटिव थिंक, वो वो सिचुएशन मतलब मुझे आ रही थी कि उसने मतलब वो जो फैसला लिया था वो कैसे लिया था। फिर मैंने सोचा नहीं मतलब इम्प्लीमेंट हुआ। फिर वो मतलब जो वो ट्रांसफॉर्मेशन था कि मतलब हाँ मैंने वो कर दिखाया यार। दैट वाज ग्रेट फॉर मी, दैट वाज हाँ। अदरवाइज अगर मैंने मतलब लाइफ कैंप अटेंड नहीं किया था, क्योंकि मेरा मतलब जो डीआईसी से पहले मतलब मैं बहुत गुस्सा होता था। ये तो मतलब मुझे बात पे गुस्सा आता था। डीआईसी करने के बाद थोड़ा वो गुस्सा तो कम हो गया था। जिस तरह मतलब उस हमें मतलब रिट्रीट पे बुलाता है, कोई भी कैंप करवाता है, वो हमारे लिए एक बूस्टर बन जाता है, एनर्जी बूस्टर जिस तरह होता है उसी तरह हमारा मतलब उस हमारे लिए काम करता है बूस्टर की तरह। तो जब मैंने लाइफ कैंप अटेंड किया तो मतलब वो थिंकिंग चेंज हो गई थी। वरना मतलब अगर लाइफ कैंप अटेंड नहीं किया होता, वरना पता नहीं मतलब उसकी। मेरे को तो ऑलमोस्ट सब आप जानते हो, यहाँ पे 3 दिन से हूँ, जानते होंगे। तो मेरी कहानी ऐसे है कि जुनैद, यहाँ पे सब मेरे को जुनैद बुलाते हैं। तो कहानी ऐसे है कि गए थे डीआईसी करने के लिए, बोला था वो और 60-70 बच्चों से मिलेंगे, उनकी शेयरिंग सुनेंगे। मतलब कि वहाँ जाके ऐसा देखा जल्दी भी परेशान, मैं भी परेशान, विरल भाई भी परेशान, और करे तो करे। जल्दी ने बोला चलो अब ऐसा करते हैं, जब सिचुएशन आ ही गई है तो हम लाइव कैंप करेंगे। तो फिर हम ठहरे कश्मीरी, मतलब कि बाजी जल्दी पलट लेते। तो फिर मैंने बोला जल्दी चलो ठीक है। तो फिर मैं वहाँ पे एज अ पार्टिसिपेट था। मेरी लाइफ में एक चीज़ है, मैं हंसता बहुत हूँ, मतलब मैं अपने आप को उदास नहीं रखता हूँ, जो भी मेरे दिल में होता है मैं बोल देता हूँ। तो जल्दी कैंप में भी मेरे को बोलते तुम सीख रहे हो, तुम्हें कल को करवाना है, तुम ऐसा नहीं करोगे। तो फिर जल्दी से बहुत सारी चीज़ें सीखी वहाँ पे। 7 दिन का हमारा शेड्यूल बना था, घर से भी परमिशन ली थी। तो फिर अब एक कैंप हो गया, ये गए फिर कुपवारा। तो फिर उसके बाद दिलबीर जी ने दूसरा कैंप पकड़ा, तो वहाँ पे को फैसिलिटेटर बन गया। मतलब कि एक कैंप पे पार्टिसिपेंट, जहाँ पे शोर कर रहा था मैं, क्वेश्चन कर रहा था वहाँ। तो फिर दूसरे दिन जब लाइफ कैंप को फैसिलिटेटर उधर से मेरे को सवाल कर रहे हैं क्या, तो मैं बोल रहा हूँ मैं बोलूँ क्या। मतलब कि जैसा मैं था वैसे तो मैं बोल नहीं सकता। हमारे एक इसके वैल्यूज होते हैं वैसे इसके कि किसी बच्चों को हम कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि के रूल्स वो ही बनाते हैं। तो कैंप में ऐसे थे 2-4 लड़के वहाँ पे थे, वो शरारती थे। मतलब कि मैं भी था शरारती, बट लाइफ कैंप को फैसिलिटेटर था। वो सोफे पे चढ़ के दिलबीर जी ने उनको बोला था मतलब कि अगर आपको मजा नहीं लग रहा है तो फिर आप नहीं करो अटेंड, ऐसा भी जोर जबरदस्ती नहीं है कि आपको करना है। तो वो सोफे पे जाके बैठ गए, हंस रहे हैं वहाँ पे, यहाँ पे इधर डिस्टर्ब हो रहा है। तो फिर जहाँ मैं पहले कैंप के पहले अगर मैं होता, मैं बोलता ओ भाई चल नीचे, अगर आना है तो, नहीं आना है तो गेट आउट, दरवाजे से बाहर निकल। तो फिर वहाँ जाके ऐसे
भैया प्लीज आपको कैसा लग रहा है कैंप? मजा आ रहा है। तो चलो तो फिर हम इकट्ठे कैंप एंजॉय करते हैं। तो फिर मतलब कि टर्निंग पॉइंट ये था कि जहां मैं खुद शोर करता था वहां पे अब लोगों को, बच्चों को चुप कराना था, और उस मिजाज से, जिस मिजाज से उनको लगे नहीं कि ये कुछ बोल रहा है। तो फिर उन्होंने भी कैंप अच्छी तरह एंजॉय किया। रही है लाइव कैंप की बात, ये मेरी लाइव कैंप की स्टोरी थी। दूसरी स्टोरी थी जेरी की पॉजिटिव थिंकिंग, जो मैंने अपने अंदर लाई। पॉजिटिव थिंकिंग ये थी कि श्रीनगर जम्मू हाईवे बंद होता है, तो फिर इधर आना था। विरल भाई ने बोला था जो है तुम्हारी बारी है, आना है, टिकट्स करके। मैं बोला ठीक है। तो अदनान को कॉल किया, मैंने बोला अदनान 2 दिन हम पहले जाएंगे तो पहुंच जाएंगे। अदनान ने बोला घर से इतनी, मेरे को भी ट्यूशन में छुट्टी रखने इतना ये। मैं बोला नहीं, अगर हम नेगेटिव सोचेंगे तो शायद नहीं आ पाते हम यहाँ पे, बट मैंने पॉजिटिव सोचा। मैंने बोला कि अदनान नहीं, हम ट्राई करते हैं जाने का, और रास्ते में फंसे वो बोल देंगे, बट अपने से ट्राई तो कर लेंगे ना कि हम गए थे। तो या तो फिर हमें ये गम नहीं रहना चाहिए कि हम गए ही नहीं, मतलब कि ट्राई किया। अल्लाह का शुक्र था कि हम जैसे ही जम्मू पहुंचे पीछे से फिर से रोड ब्लॉक हो गया। तो ऐसा था। तो जम्मू पहुंच के ये जब मैंने पॉजिटिव सोचा तब हो गया। तो फिर ट्रेन में चढ़े, सीट्स अवेलेबल नहीं है, RSS सीट्स अवेलेबल नहीं है। रमन मैम बच्चों के साथ बोलती है मैं पठानकोट में उतर जाऊंगी, जुनैद मैं नहीं आने वाली, सीरियसली बोला मैं नहीं आने वाली, मैं पठानकोट में उतरने वाली हूँ, मेरा भाई है वहां पे, मैं वहां जा रही हूँ, तुम्हें जाना है तो तुम जाओ। मैं अंदर सोचा बाप क्या होगा, सच में उतर जाएगी। इनका मूड ऐसा बन गया था कि ये उतरने वाली थी, मतलब कि वो अंदर से गुस्सा नहीं बोलते हैं, वो आ गया था इनको उस टाइम। ना सीट्स है, बच्चों का लगेज है, एक सीट पे दो, एक बर्थ पे कैसे 2 सोएंगे, सामान है। तो मतलब बहुत सारी परेशानी हुई। हसी क्या है इनका नाम, हदीसा दी। तो फिर इनको भी सीट दी, ये भी मुकर गया आधे रास्ते में। बोल रहे जुनैद ये तो नहीं हो सकता, पूरे रात निकालनी है, पूरा दिन पूरी रात निकाल, ये नहीं हो सकता। इनके साथ जोर साहब है, वो बोल रहे क्या अकोमोडेशन है, अगर इनको अकोमोडेशन देनी थी तो ठीक ही देते, पहले ही कर देते। अदनान भी परेशानी, कोई कुछ नहीं कर रहा है। मेरी पॉजिटिव थिंकिंग क्या है, मैं बोला इनको आराम से, मैंने ट्रेन में बोला इधर सामने, मैं बोला कोई बात नहीं, मैं हूं ना, ऐसे है कोई बात नहीं। मतलब कि मेरे को खुद ये नहीं पता था कि मैं करने वाला क्या हूँ, बस दिलासा देने के लिए इनको मैंने बोल दिया मैं हूं ना, कोई बात नहीं, आप जिस सीट पे बैठे आपको मैं उठने नहीं दूंगा। आई श्योरली प्राउडली मैं कह सकता हूँ, मैंने उनको उस सीट से, मैं पूरी रात खुद नहीं सोया, इनको मैंने सबको सीट्स दिलाई, मैं खुद नहीं पूरी रात सोया। मैं रात को 3 चक्कर मार गया इनके पास से आराम से है कि ना। तो फिर सुबह रमन मैम मेरे को ढूंढने आ रही है, मैं ट्रेन के आगे वाले डब्बे में पहुंचा, पहले मैं नीचे सोया। वीरल भाई से बात हुई, वीरल भाई ने बोला जुनैद मैनेज कर लो, तुम्हें क्या करना होगा टीटी के साथ तुम मैनेज कर लो। तो फिर मैंने बोला मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, भरोसा एक बंदे का भरोसा है बहुत मुश्किल से बनता है, अगर मैं टूटने दूंगा टूटेगा नहीं, उसको पता है जुनैद ने ट्राई की होगी मगर ट्राई पॉसिबल नहीं हुई होगी। तो ऐसा था, मतलब कि जब रमन मैम ने बोला ना मैं भी उतर जाऊंगी, सब मुकर गए सामने, सॉरी मैं मुंह पे बात बोल रहा हूँ, सब मुकर गए, सब मुकर बोल रहे हैं हम उतर रहे हैं, जोर सर भी बोल रहे हैं ये अकाउंटेशन नहीं। तो फिर मैंने रात को 3 बारी ट्रेन में टीटी आए, टीटी चेकिंग, टिकट्स चेकिंग वाला, और जो शाम को आता है, तीनों से मैं बात कर रहा हूँ। एक सेकंड, हाँ थोड़ा सा बताना प्लीज टाइम। तो फिर ऐसा रहा, ये मेरी पॉजिटिव थिंकिंग थी सारी जो पॉसिबल हुआ और हम यहाँ पे पहुंचे। थैंक यू। Hello, Sat Shri Akal, and a very warm good evening to all of you. It's me Sumanpreet Kaur. I'm from Baramulla, Kashmir. एंड आज मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ लाइफ कैंप को अटेंड करने से पहले का एंड लाइफ कैंप को अटेंड करने के बाद। सबसे जो अच्छी चीज़ मेरे को लाइफ कैंप में लगी वो था पॉजिटिव एटीट्यूड। अगर बंदे में सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा ना तो दुनिया की कोई भी चीज़ नहीं है जिसको पीछे रखेगी, ठीक है। फिर उसके बाद मतलब कि जो हमने रूल्स बनाए, हमें दलबीर सर ने बताया था कि आप लोग अपने ऊपर अपने रूल्स बनाओ। तो मतलब जो रूल्स हमने अपने लिए खुद बनाए ना, तो हमें उन रूल्स को फॉलो तो करना ही था, एंड वो रूल्स नो डाउट हमारे लिए बहुत ज़्यादा
चॉइस के बारे में सर ने बताया। गुड चॉइस वो चॉइस थी जो हमें कुछ टाइम के लिए खुश रखती, बट ट्रू चॉइस वो चॉइस थी जो हमें लाइफ लॉन्ग मतलब खुश रखती। एंड मतलब जो हमारे पेरेंट्स की चॉइस होती है ना, वो हमेशा हमारे लिए ट्रू चॉइस होती है। अगर हमें जन्म देने वाला बंदा गलत होगा ना, तो मेरी थिंकिंग से इस दुनिया में कोई सही नहीं है। फिर उसके बाद हमने ये सारा कुछ सीखा एंड उसके बाद क्या हुआ, फिर सर ने हमें वो चाइनीज विस्पर वाली गेम खिलाई। उस गेम में क्या था कि अगर हम एक बंदे से कुछ बात करते हैं ना, तो वो बात मतलब अगर हमारे बारे में कोई बंदा बात करता है ना, तो वो बात कई बंदों से पहुंचकर कई बंदे सुनते हैं, कई बंदे कुछ जानते हैं उस बात के बारे में, फिर वो बात हमारे तक पहुंचती है। एंड वो बात जब हमारे तक पहुंचती है ना, तब उस बात में बहुत कुछ ऐड हो चुका होता है एंड बहुत कुछ बीच भी चुका होता है उस बात से। तो मतलब कि हमें हमेशा ना जो हमने देखा होता है, जो हमने अपने कानों से सुना होता है ना, उस पर ट्रस्ट करना चाहिए। ऐसे किसी की बात पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। एंड उसके बाद मैं अपनी टीचर के बारे में बोलना चाहूँगी, मिस रमनजीत कौर। वो जानने में हमें बहुत ज़्यादा दिलचस्पी है कि आपने ये जो सीखा कैंप में, कि हमको किसी की बात, सबको सुनाई दे रहा है? हाँ। किसी की बात जब हम चाइनीज विस्पर में हमने जो सीखा था, वो अभी 6 महीने हो गए इस बात को, तो आपने कहीं ना कहीं महसूस किया होगा कोई चीज हुई होगी, तो वो मेरी मतलब कि मेरी हमें जानना है। एज मैम नो कि मैं हमेशा क्लास में लड़ती रहती थी, मेरा दिमाग हमेशा खराब रहता था। एंड अब थोड़ा बहुत ठीक रहा है। क्या बात होती थी कि मतलब मेरे फ्रेंड्स मेरे को कहते थे, कभी बॉयज सर्कल में से कभी गर्ल सर्कल में से, कि आज उसने तेरे बारे में ये बात की, आज उसने ये बात की। तो मेरा हाँ होता था, किसने क्या बात की, मतलब अपने मतलब स्लीव्स को ऊपर करके, हाँ उसने क्या बोला मेरे बारे में, हाँ उसने क्या बोला, उसकी हिम्मत क्या होगी, ये है वो है, तुम होते को ना मेरे बारे में कुछ बोलने वाले। बट आफ्टर सम टाइम जब मैंने ये वाला कैंप अटेंड किया, तो मेरे को रिलीज हुआ कि हाँ चल यार, जब इसने हमने देखा कि उससे वो बात पहुंच कर इसमें इतना कुछ ऐड हो गया, ये हो गया, वो हो गया, तो फिर मैंने कहा हाँ जो भी है तुम आके मेरे मुंह पे बोल रहे हैं। उसके बाद इतनी ज़्यादा लड़ाई वगैरह नहीं हुई मेरी। थैंक यू। आपसे सुनना चाहते हैं आपका वो क्विक वाला सफर, वो फैसिलिटेशन और फिर ऑल द वे आपने जो खुद किया। गुड इवनिंग, मैं सर दिलवीर सिंह। ये जो क्विकनेस का आप बता रहे हैं, ये सारा कुछ विरल भैया की मेहरबानी है, जिनको मैं थैंक्स करता हूँ। DIC कैंप में फैसिलिटेटर रहने के बाद मैंने बहुत चीज़ें सीखी, जो मतलब क्विक वर्क बच्चों से करवाया जाता था, तो उसने मेरे पे भी बहुत असर किया और मैंने वो चीज़ें इम्प्लीमेंट की स्कूलों में भी। तो ये मतलब सारी देन थी ये DIC कैंप की थी, और विरल भैया के लिए मैं थैंक्स कहता हूँ। जब मैं स्कूल में मतलब सेशन स्टार्ट होता है जब मार्च में, तो जब भी मतलब 2 साल से बच्चों को हम इकट्ठा करते हैं या स्कूल क्लास में जाते हैं, तो मेरा बच्चों से पहला यही सवाल होता है कि अगर हर बच्चे को हम बैलून दे दें और ये हम कंपटीशन रखें कि जिसका बैलून आखिर तक रहेगा वही फर्स्ट आएगा, तो आप क्या करोगे? बच्चों का ज़्यादातर जवाब होता है कि हम दूसरों का बैलून तोड़ देंगे। फिर बाद में बच्चों को मैं यही समझाता हूँ कि अगर हमारी सोच ऐसी ही होगी हमेशा, तो ये सारी दुनिया खत्म हो सकती है। तो हमने एक दूसरे का बैलून तोड़ना नहीं है, बल्कि अपने बैलून की हमेशा हिफाजत रखनी है, और अगर हमारा बैलून लास्ट तक रहता है तो हम फर्स्ट आ जाएंगे। और दूसरा ये फ्रेंडशिप की बात भी मैं जब बच्चों से करता हूँ, बच्चों को मैं फिर कंपटीशन के बारे में भी बताता हूँ कि फ्रेंडशिप के बारे में भी बताता हूँ। मैं कहता हूँ कि जब आप में फ्रेंडशिप है तो वहाँ से दूसरी साइड से कंपटीशन है, तो आप क्या करोगे? क्योंकि जब कंपटीशन है तो फ्रेंडशिप नहीं रहती है। सही बात है कि नहीं? जब फ्रेंडशिप में कंपटीशन आ जाए तो फिर वो फ्रेंडशिप नहीं रहती है, क्योंकि
हम एक दूसरे से छिपाएंगे, एक दूसरे को बताएंगे नहीं, हेल्प नहीं करेंगे। तो फिर बच्चों को मैं समझाता हूँ कि जो कंपटीशन होता है वो दूसरों के साथ नहीं होता है, कंपटीशन अपने साथ होना चाहिए। आपको एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए, एक दूसरे की हेल्प करके आपको हर एक को आगे बढ़ना चाहिए और अपना जो मतलब तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। हर कोई आगे बढ़ सकता है जब आप एक दूसरे से इंटरेक्शन करेंगे, शेयरिंग करेंगे, तो आप बहुत आगे जा सकते हो। तो ये सारा कुछ मैंने DIC कैंप में सीखा था। तो उसके बाद मेरे में मतलब जो बहुत सारी चीज़ें हमने सीखी, तो मेरे में ये ख्वाहिश थी, एक किस्म की समझ लीजिए वो चिंगारी सी थी कि हमको ये और कैंप करने चाहिए कश्मीर में, ताकि बहुत सारे बच्चों का भला हो जाए। क्योंकि हमने बहुत सारे बच्चों का भला होते वहाँ पर देखा था DIC कैंप में, तो वही आग थी मन में। तो मैं हमेशा विरल भैया से भी कहता था कि हम यहाँ पे DIC कैंप करें, DIC कैंप करें। तो फिर हमने वहाँ कोशिश की, हमने बारामूला में कि वो DIC कैंप हो जाए, जो फिर किसी कारण हमने फिर उसको लाइफ कैंप में चेंज करना पड़ा। तो फिर जॉली दीदी ने हमको बहुत अच्छी तरह से समझाया कि लाइफ जो कैंप है वो कैसे लिया जाता है। तब मैं को फैसिलिटेटर था और बहुत कुछ सीखा मैंने, और ये सारी देन उनकी है। ये तो हमें कह रहे हैं, पूछ रहे हैं कि वो कैसे हो गया। बेसिकली आपका वो जो सिखलाई थी उसमें वो ताकत थी जो हमने बहुत जल्दी सीख लिया। और विरल भैया का भी मुझे वो सारा कुछ याद है जी। वो विरल भैया और दीदी को अभी रखो आप साइड पे। आप ये बताओ कि आपने जो आपका जो एक्चुअली में जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ वो हमको सुनना है, वो सुनना है। जो भी एक आध कोई किस्सा हो वो आप बताइए क्विकली। मतलब जो भी वो समझ लीजिए जो स्टोरी आपने जेरी की जो स्टोरी थी वो भी आपने जो हमें बताई, या जो हमने वो ड्रीम जो आपने दिखाया हमें, जब बच्चे ड्रीम देखते हैं कि क्या बनना है, फिर वो पब्लिश होता है जो पेपर में, वो सारा जो था वो उसने मुझे बहुत इम्प्रेस किया। क्योंकि बेसिकली मैं जब एज को फैसिलिटेटर था, बेसिकली मैं भी समझ लीजिए उस टाइम बच्चा ही बन गया था। मैं भी वो उसको महसूस कर रहा था। अगर कुछ सीखने के लिए तो बच्चा बनना पड़ता है, चाहे मेरी सर्विस बहुत सारी भी हो गई हो, मगर जब सीखना है तो फिर समझ लीजिए बच्चों के साथ बच्चा बनना पड़ता है। तो वो सारा कुछ आप लोगों की देन थी जो हमने सीखा, और हम आगे भी कोशिश करते रहेंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्राम वहाँ कर पाएँ। मेरा टारगेट है कम से कम इस साल तो हम DIC 2-3 करेंगे, और लाइव कैंप्स भी कम से कम 10-15 करेंगे। DIC ओएसिस का सबसे वंडरफुल कैंप मैं मेरे हिसाब से बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैंने देखा कि बच्चों को स्वतंत्रता मिलती है, प्यार मिलता है, रिस्पेक्ट मिलती है, उसके ऊपर 100% विश्वास रखा जाता है। अनकंडीशनल लव, ये शब्द ही मैंने पहली बार सुना था, अनकंडीशनल लव। ये सब होने के बाद एकदम ट्रांसफॉर्मेशन आ जाता है बच्चे के अंदर। मैंने देखा कि पहले दूसरे दिन बच्चे यहाँ पे आते हैं तो रोते हैं घर पे जाने के लिए, और 7वें 8वें दिन हमको हक करके रोते नहीं जाना, तो हम भी इमोशनल हो जाते हैं, हमको भी नहीं जाना है। बच्चे से ज्यादा तो मैं इमोशनल हो जाता हूँ DIC में। मुझे तो ऐसा लगा कि ये जो 100 बच्चे को यहाँ पे इकट्ठा करके DIC कैंप ये लोग करवाते हैं ना, तो उसमें 12-15 टीचर को सिखाने के लिए करवाते हैं कि आप देखो ये एवरी चाइल्ड इज यूनिक, हर एक बच्चे सही है, आप लोग गलत हो, हम गलत है, मतलब ऐसे टीचर। तो मुझे ऐसा लगा कि ये DIC तो टीचर के लिए ये कैंप है, बच्चों के लिए नहीं। बच्चे तो अच्छे ही है, तो यूनिक ही है, उसके लिए क्यों कैंप करना। तो ज्यादा से ज्यादा टीचर इसमें इन्वॉल्व हो जाए और सीखे, और थोड़ा यहाँ से एवरी चाइल्ड इज यूनिक। और मैं तो यही स्टेटमेंट पे अभी रुका हुआ हूँ कि एवरी चाइल्ड इज यूनिक, और ये स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए मैंने 3 DIC किया।
इतने पैराडिम मेरे स्ट्रॉन्ग थे। 10-15 साल से मैं काम कर रहा था बच्चों के साथ, तो मेरा पैराडिम ऐसा था कि मैं मेरी स्कूल के बाहर के बच्चों को नहीं करवा सकता कुछ भी। ऐसे बच्चे होते हैं, वैसे होते हैं, उनके जो जीन्स पहनता है, ऐसे बाल कटवाते वो बच्चे, ऐसे वैसे। तो पहला जब DIC में यहाँ पे आया एज ए फैकल्टी, तो उसमें नवसारी से सब बच्चे आए थे, तो मैंने उनको देखा और मैं घबरा गया कि यार कुछ नहीं होने वाला है अभी। उसमें विरल भाई मुझे बोलते हैं आप स्टार ढूंढो। मैंने बोला मैं क्या स्टार ढूंढूं, इसमें मेरे को कुछ कुछ पता ही नहीं चल रहा था। मैं अभी मुझे तो सब वो अवगुण दिख रहे थे उसके अंदर कि ये तो ऐसा करता है, ये वैसा करता है। फिर भी विरल भाई को दूसरी बार मैंने बोला कि विरल भाई मुझे कुछ इसमें स्टार नहीं मिल रहा है। तो विरल भाई ने बोला नहीं श्रवण भाई आप ढूंढो। मैंने बोला मैं क्या स्टार ढूंढूं इसमें। फिर दूसरे तीसरे दिन चौथे दिन जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ मेरा, मुझे पता चला कि ये तो सब एकदम जादू हो रहा है यहाँ पे तो। और चौथे दिन में बच्चे बदलने लगे। सबसे अच्छा मुझे स्टार असेंबली लगा कि स्टार असेंबली में एकदम राइट अफर्मेशन बच्चों को मिलता है। उसके जो सही गुण बच्चे के अंदर छिपे हैं वो उसको जो सही है वही, खाली उसकी गलत प्रशंसा भी नहीं करना है और वो उसको बोलना है, और वो स्टार्स बस हो जाएगा 5 मिनट में। तो स्टार असेंबली में मेरे को ऐसा लगा कि सबसे ज्यादा अगर DIC में सबसे ज्यादा कोई महत्व की बात है ना तो वो स्टार असेंबली है। इतना कॉन्फिडेंस बढ़ता है बच्चे का। अभी जो संजीव भाई वहां पे बोल रहे थे बच्चों के बारे में, अभी मैंने सीख लिया बराबर स्टार असेंबली कैसे बोलना है वो। तो इतना जबरदस्त बच्चे जगह पे खड़े होते हैं और जो उनके अंदर मैं देखता हूँ ना आंखों में आके डाल के कि ये अंदर से कितना कॉन्फिडेंस गेन कर रहा है स्टार असेंबली में। तो पहला कैंप मेरा वैसे गया। दूसरे कैंप में वापस वो स्टेटमेंट के साथ में आया कि एवरी चाइल्ड इज यूनिक नहीं हो सकता, ये गलत बात है, ये लोग झूठ बोल रहे हैं। दूसरे कैंप में मेरे गाइड थे पल्लवी बेन और विरल भाई मुझे फैसिलिटेटर यहाँ पे रहने वाले थे, सिखाने वाले थे सब कुछ। तो मैं तो ऐसे ही कूद पड़ा था, मुझे इतना मालूम नहीं था। विरल भाई का अचानक जाना हुआ लंदन, तो ये लोग इतना सपोर्ट करते हैं ना, एक बार हाथ पकड़ लिया तो छोड़ते नहीं। वो सुबह में यहाँ पे बोल रहे थे। तो विरल भाई लंदन में बैठे बैठे आधा घंटा मेरे से फोन में बात करते हैं और पल्लवी बेन भी इतना बढ़िया से शांति से सिखाती है। उसमें 5 या 6 बच्चे की मैं आपको स्टोरी बोलूं, ऐसे आए थे हमारे बैच में कि मैं मान ही नहीं सकूं कि एवरी चाइल्ड इज यूनिक। वो 5 बच्चे अपने डोम में पट्टे से मारामारी करते थे, पट्टे से एक दूसरे को मारते थे, घसीट के ले जाते थे, जूते मारते थे। और यहाँ से उनको ऐसी आदत थी, गुटखा मावा विमल पान वगैरह खाते थे, सिगरेट पीते थे। 6 बच्चे ऐसे थे। यहाँ से भाग के पूरा बाहर निकल जाते थे, फिर वहां से वापस आ जाते थे कैंप में। और इतनी सारी फैकल्टी मेरे पे गुस्सा कि आप ये क्या ऐसा करते हो ये DIC में। मैं क्या करूं, मेरे को इतना पता नहीं चल रहा था, मैं तो आधा पागल जैसा हो गया था। मैं क्या करूं, मेरे को कुछ पता ही नहीं। मैं रात को 2-2 बजे तक जागता था, विरल भाई को फोन करता था, सुबह में पल्लवी बेन को मिलता था। ये लोग बोले नहीं एवरी चाइल्ड इज यूनिक, आप उसमें वैल्यू ढूंढो। मैं क्या वैल्यू ढूंढूं इसमें। मैं एकदम जैसे मुझे को लगा कि मैं यहाँ से सीधा भी। तो फिर चौथे या 5वें दिन ऐसी हालत हुई कि पूरी जूरी भी थक गई कि अभी जूरी ट्रेनिंग में मैं क्या, मेरे को कुछ ऊपर से जा रहा था पूरा DIC। तो 5वें दिन पल्लवी बेन ने बोला सब फैकल्टी को इकट्ठा करके कि क्या करे बोलो अभी इसके लिए। तो सब फैकल्टी ने बोला कि छोड़ देते, ये 5 या 6 बच्चे उनको यहाँ से कैंप छुड़वा देते। फिर मुझे पल्लवी बेन पूछना है, मैं तो कांप रहा था। मैंने बोला मुझे कुछ पूछो ही मत, आपको जो करना है आप कर लो। फिर पार्लियामेंट चली रात को, सारे बच्चों ने डिसीजन लिया, सारी कम्युनिटी ने डिसीजन लिया ये बच्चों को यहाँ से ना बोल दो। और तब पल्लवी बेन ने वहां पे यहाँ पे आके जो बच्चों के लिए जो स्टैंड लिया वो अद्भुत था। और वो उनका जो बोलने का तरीका था, प्यार से समझाने का था। वो जो 5 के 6 बच्चे यहाँ पे खड़े थे वो फूट के रोने लगे। सारी कम्युनिटी ने उसको गले लगाया। सारे बच्चों ने वो दिन डिनर ऐसा किया कि एक दूसरे को खिला कर लिया। मैंने देखा और मैं तो एकदम पता नहीं, मेरे पास शब्द ही नहीं मिल रहे वो बोलने के लिए कि वो बच्चे के अंदर जो मैंने 6 बच्चों के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन देखा है। बाद में यहाँ से हम रेलवे में गए सूरत, तो रेलवे स्टेशन पे मुझे गले मिल के बोल रहे थे हमने आपके साथ बहुत गलत किया।
और प्लीज एक्सट्रीमली सॉरी। बोलो इतना ट्रांसफॉर्मेशन मैंने देखा वो बच्चों में, तो मेरे को लगा कि नहीं, एवरी चाइल्ड इज यूनिक। और फिर तीसरी बार आया तो तीसरी बार और एक चैलेंज आई मेरे पास। फिर मुझे वापस शंका होने लगी कि नहीं, एवरी चाइल्ड इज यूनिक नहीं हो सकता। तीसरी बार में जब आया तो एकदम रूरल लेवल, और वो कैसे बच्चे के जिनका बेचारे का रहने का मकान का भी ठिकाना नहीं है, शायद वो एकदम पतरे के मकान में रहते हैं, ऐसी वहां से लड़कियां कुछ यहाँ पे हमारे कैंप में थी 30 या 35 लड़कियां। और मैंने देखा पहले दिन एकदम नीचे मुंडी करके ऐसे पैर करके बैठती है, किसी के सेशन में कुछ बोलती नहीं है, ऊपर मुंह उठा के पार्लियामेंट में भी नहीं बोलती है। मैंने बोला अभी तो मेरा तीसरा कैंप है, और वापस मेरे को वही स्टेटमेंट मेरे को प्रूफ करना था कि नहीं, एवरी चाइल्ड इज यूनिक। तो मैंने सोचा कि ये अगर ये 4 दिन में ये बच्चियों के अंदर या 5वें दिन तक ये बच्चियों के अंदर फेरफार नहीं आता ना, तो इट इज माय लास्ट कैंप। इसके बाद मैं कभी डीआईसी नहीं करूंगा। मेरे को पता चल गया कि ये ऐसा, फिर पता नहीं, ये मेरी टीम लास्ट बार इतनी टीम पावरफुल थी, इतना मजा आया हमें कि हम लोग इतनी मस्ती कर रहे थे कि बच्चे हमें देखकर ईर्ष्या कर रहे थे कि ये लोग इतना अच्छा एंजॉय कर रहे हैं तो हम क्यों ना करें। ऐसा उल्टा हो रहा था। तो चौथे या 5वें दिन वो लड़कियां एक लड़कियां यहाँ पे आके माइक में बोलने लगी, मुस्कुराने लगी, सबको एक दूसरे को गले लगाने लगी। और आप नहीं मानोगे, 7वें दिन वो सारी बच्चियों ने यहाँ पे जो फेयरवेल होता है उसमें पूरा परफॉर्मेंस दिया, और इतना यूनिक और इतना अच्छा कि हम देख नहीं सकते, मतलब हमको विश्वास ना हो। तो तब मुझे पता चला कि नहीं, इट इज अ ट्रू फाइनल के एवरी चाइल्ड इज यूनिक। तीन डीआईसी के बाद में माना कि नहीं, एवरी चाइल्ड इज यूनिक, और अभी मुझे पक्का अंदर से विश्वास हो गया। मेरा फायदा यहाँ पे हुआ कि मेरा डर था अकेले रहने का, वो थोड़ा दूर हो गया। 16 घंटा काम कर रहा हूँ डीआईसी में, वो मुझे पता चला मेरी स्ट्रेंथ क्या है। मैं तो 180 डिग्री मेरा ट्रांसफॉर्मेशन है डीआईसी से। शायद डीआईसी नहीं मिलता तो मेरी लाइफ ट्रांसफॉर्म नहीं होती, ऐसा मैं आपको बोल सकता हूँ। थैंक यू। कोई क्वेश्चन है आपको डीआईसी के बारे में तो पूछ सकते हो। मयूर भाई, क्वेश्चन नहीं है, लेकिन कुछ पॉइंट मैं ऐड करना चाहूँगा। हम लोग करीबन 3 साल से डीआईसी और लाइव कैंप लाइव क्लास करते आए हैं। करीबन 19,000 बच्चे ये साल भी करीबन 118 स्कूल में कर रहे हैं। तो एक जो हिडन ट्रूथ है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। फॉर्चुनेटली मैं गवर्नमेंट ऑफ गुजरात के साथ भी काम करता हूँ, तो मेरे पास डेटा एक्सेस भी है। पूरे गुजरात की जितने भी स्कूल्स हैं उनमें बच्चों का एकेडमिक परफॉर्मेंस क्या है। लास्ट नवंबर में क्या था, अप्रैल में क्या था, ये नवंबर में क्या है, और जितने भी बच्चों ने लाइव क्लास और लाइव कैंप किया है उसका मैंने मैपिंग किया है मेरी टीम के साथ, और उसमें बहुत ही एक रिजल्ट उभर के आया है कि मोर देन 60% बच्चे उन्होंने काफी अच्छा परफॉर्म किया है जो लाइव कैंप करे उसके पहले। ये बहुत ही साइंटिफिक और ये सेंसस डेटा है, कोई एजम्पशन नहीं है, वो रियल डेटा है। सेकंड पॉइंट, अगर मैं कुछ भी बोलूं लेकिन उसका मायना क्या है कि ये लाइव कैंप या लाइव क्लास या डीआईसी अच्छा है या नहीं अच्छा है, तो उसका भी एक और पैरामीटर है कि हमारे वहां से जब भी लाइव कैंप या डीआईसी वगैरह होता है ना, हमको किसी को सामने से बोलने की जरूरत नहीं होती है। अगर 10 जगह होती है ना तो 50 लोग वेटिंग में तैयार होते हैं और उनके पेरेंट्स तैयार होते हैं। हम ट्राइबल एरिया में काम करते हैं जहाँ बच्चा 30 किलोमीटर के बाहर नहीं गया है, लेकिन फिर भी 9 दिन के लिए भेजते हैं। मेरी टीम आपके साथ शेयर करेगी, तो वो लोगों का कॉन्फिडेंस दिखाता है कि उन्होंने अपने बच्चों में भी ट्रांसफॉर्मेशन देखा है। बस इतनी चीज मुझे आप लोगों से शेयर करनी है। पापा मुझे बोल रहे थे कि 10 साल में वो बच्ची किसी के अपने जो बाजू में स्टूडेंट बैठता है ना उसके साथ भी नहीं बोली। इतनी इंट्रोवर्ट और पता नहीं क्या उसकी लाइफ में चल रहा था। वो एक ही डीआईसी यहाँ पे करके गई। अभी मेरे स्कूल में 11वीं कक्षा में है। सुबह में 7 से 12 में वो पढ़ने आती है और 12 से 5 अभी वो टीचर बन गई और स्टाइफंड ले रही है स्कूल में से। बोलो, एक ही डीआईसी कैंप में। उसके फादर मुझे बोलते क्या जादू हो गया ये बच्ची। ऐसे ऐसे तो कई सारे रिजल्ट।
किनकी चेंज हो रही है वो हमने यहाँ पे सुना सबसे। इट इज़ बेनिफिटिंग दोज हु आर डूइंग इट द मोस्ट। तो यानी ये साइकिल पहले अंडा या मुर्गी वो पता ही नहीं चलता है। तो ये सारी बातें हैं। सो विद दिस इफ वी हैव टाइम वी वांट टू शो कितने मिनट्स का है वीडियो? कितना? 8 minutes do we want to share to see video of DIC जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं? हमारा देश भारत 1947 में आज़ाद हुआ था, लेकिन वास्तव में क्या आज भी हम आज़ाद हो पाए हैं? कितनी जगहों में आज भी हम मन से बंधे हुए हैं, जकड़े हुए हैं, जात पात और धर्म जैसे कितने भेदभावों की मानसिकता रखते हैं। अंग्रेज तो चले गए, लेकिन क्या ऐसे भेदभाव आज भी हमारे दिल और दिमाग से गए हैं? दोस्तों, यह किस प्रकार की दुनिया में जी रहे हैं हम, जहाँ इंसान इंसान को ठुकराता है, नीचे गिराता है, और ऐसे कई सारे भेदभाव के ज़्यादातर शिकार हमारे बच्चे बन जाते हैं। उनके पास ना कोई सत्ता होती है कि जहाँ वे अपने निर्णय खुद ले सके, और ना ही अधिकार होता है कि वे अपनी बात तक रख सके। इसीलिए ओएसिस ने सोचा, क्यों न हम एक ऐसी छोटी सी दुनिया का निर्माण करें जहाँ हर बच्चों को सम्मान की नज़र से देखा जाए, उन्हें जिम्मेदारियाँ सौंप दी जाए और वह सब मिलकर अपनी समस्या का समाधान खुद निकालें। और ओएसिस ने शुरू किया ड्रीम इंडिया कैंप। So on the first day, we call them rules, or we make the constitution of the country, because it's Oasis Dream India Camp. So you have to create the country or the nation of your dreams. So children, then we have elections, they elect the representatives. So we have a jury, it's a panel who are elected, the members.
the need to resolve conflicts, they need to go to somebody, because in Dream India camp everybody is equal. All the faculty members, the facilitators, the children, everybody is equal. And so if children have to resolve their conflicts on their own, they need to go to somebody. So it is the jury who helps to resolve the conflicts. Usually what we have is, we have a parliament, the children's parliament. It is run by the children, and whatever problems they have, suggestions they have, it is put up in the suggestion box, and it is brought up in the parliament every evening post dinner, and all the problems are resolved by the children. So faculties also have a vote. Now why this parliament is so important is, we also have a lot of education happening in the parliament. अलग सेशंस में पण घणी वखत इंटरेस्टिंग लागे तो मस्ती करता था, वातो करता था, शेरिंग करता था, पोतपोताना एक्सपीरियंसेस शेर करता था, अलग अलग क्रिएटिव वस्तुओं बनावता शीख्या, अमारी क्रिएटिविटी पण वधी, सेल्फ कॉन्फिडन्स पण वध्યું અને લીડરશિપનો ગુણ પણ અમારામાં ડેવલપ થયો. સો ફર્સ્ટ ડે ટુ લાસ્ટ ડે ઘણું બધું શીખીને જઈએ છીએ અમે. યા પાર્લામેન્ટમાં યુનિટી ઇઝ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ થિંગ. એન્ડ એ પણ શીખવા મળ્યું કે પાર્લામેન્ટ ફક્ત જ્યુરીથી નહીં, આખી કમ્યુનિટી ચાલે છે. દરેકે દરેકના વોટ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, દરેકે દરેક વ્યક્તિ અમારા માટે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, દરેકે દરેકના ઓપિનિયન પણ અમને ઘણા મેટર કરે છે. અને કોઓપરેશન જો હોય તો કેસ સોલ્વ કરતા વાર નથી લાગતી. કહેવાય કે સ્કૂલની અંદર મેં વર્ગની અંદર બધું શીખવાડ્યું, પછી તમે ડિસિપ્લિન હોય કે સબ્જેક્ટ હોય, પણ એ જ બાળકને એટલે કે સ્કૂલની બહાર ઓએસિસમાં કહેવાય કે વર્ગની બહારનું જો સ્વર્ગ જોવું હોય તો એ ડીઆઈસી માં તમને જોવા મળે. કે આજે ડીઆઈસી મેં 4 થી 5 ડીઆઈસી કર્યા છે અને ગેસ્ટ ફેકલ્ટી એ અલગ કર્યા છે. પછી મેં એની અંદર જેટલી વખત કેમ્પ આવ્યો એટલી વખત મને કંઈ ને કંઈ નવું શીખવા મળે છે. અને હું બાળકોને શીખું છું એવું મને નથી લાગતું, એ લોકો સામેથી શીખવે છે એવું છે. એમને જેટલું એક્સપ્લોર કરો એટલું ઓછું પડે છે. દર વખતે કંઈ ને કંઈ અલગ શીખવા મળે છે. જેનો ગ્રોથ થતો અમે જોયો 1 by 1 ડે, માઇન્ડ બ્લોઈંગ. એ જોઈને તો એમ લાગે કે શું અદ્ભુત છે. એક એક દિવસ પગથિયા ચડતા ગયા. શું એવું થતું હશે કે છોકરાઓનો આંખો વિભાવના ભરી જાય છે. તો એ જોવા માટે, ખરેખર જાણવા માટે અનુભવ કર્યા સિવાય કોઈ આરો નથી. કારણ કે આ શબ્દોથી વર્ણન કરવું શક્ય નથી. 8 દિવસ અમે જે જીવ્યા છીએ, જે અમે જીવન માણ્યું છે, અમને પણ હાર્ડ પડ્યું હતું શરૂઆતમાં, પણ અમે જે છોકરાને ગ્રોથ થતો જોયો છે, એ જોયા પછી ખરેખર લાગ્યું કે નહીં, કઈ તો એવી વસ્તુ છે ફ્રીડમમાં કે ખરેખર માણસનું ઘડતર કરે છે. ક્યાંક ચૂક પણ થતી હશે, કચાશ પણ રહેતી હશે, પણ સર્જન વધારે થાય છે, એ મહત્વનું છે. પોઝિટિવલી લઈએ તો ઓએસિસના આ કેમ્પ ખરેખર છોકરાની અંદર એક જબરદસ્ત ચેન્જ લાવનારો, કાયમ યાદગાર રહેનારો, અને જો એ છોકરાઓ જો બરાબર એને માણે તો એની લાઈફ ટાઈમ એની જિંદગીમાં ચેન્જ લાવવા વાળો એક સરસ મજાનો પ્રોગ્રામ છે. થેન્ક યુ. કેમ કે ત્યાં સવારે બાળકને 6 સાડા 6 વાગ્યાથી એક્ટિવ કરીએ તે સાંજના 10 વાગે, 11 વાગે, 12 વાગે, આમ જનરલી 5 કલાક 4 કલાક સ્કૂલ કે ટ્યુશનમાં થાકતા બાળકોને જોયા છે, નર્વસ થતા બાળકોને જોયા છે. એમ કહેવાય કે આપણે કેવું પડે કે બેટા હવે સૂઈ જાઓ. એવા પૂરેપૂરા જોમ જુસ્સા અને હૃદયથી જીવતા બાળકોને જોવાય તો ડીઆઈસી બાળકોની અંદર ખરેખર અમે જોયું છે. બાળકોને અનકન્ડિશનલ તમે જો પ્રેમ આપો, એ પ્રેમની શું તાકાત છે એ તમને આ 10 દિવસમાં જોવા મળશે. ડીઆઈસી નું કહું ને તો અહીંયા આવીને એવું થાય કે માણસ વિચારતો થાય અને બોલતો થાય. જો માણસ બોલતો જ ન થાય ને તો મારા ખ્યાલથી એનું ડેવલપમેન્ટ જ નથી. કારણ કે એનામાં જે છે, સામે જે દેખાય છે, એ વિચારતો નથી તો બોલવાનું શું. એટલે મારા માટે એ વિચારવું, બોલવું, અને બીજું
કે મને અહીંયા ડીઆઈસી પછી પણ એટલા બધા હાઈ ઇન્સ્પિરેશનલ સ્ટોરીઝ મારા પોતાની મળી ને કે જ્યાં બી મેં તૂટી જાઉં ને તો મને કોઈની જરૂર નથી પડતી. એ જ સ્ટોરી યાદ કરું ને પોતામાંથી જ મોટી થતો છે. એટલે આ બધું જે મને મળ્યું તે 8 વર્ષ પછીની મારી લાઈફ બહુ અલગ છે. થેન્ક યુ. जिस मातृभूमि की ऋतु गोद में पला, जिसकी पवित्र धूल में घुटनों के बल चला, उसके फटे आंचल को तू सीने की बात कर, उसके फटे आंचल को तू सीने की बात कर, मर्दों की तरह दुनिया में जीने की बात कर. Police.